कुछ आवाज़ें चुप हो जाती हैं लेकिन उनकी गूंज सदियों तक हवाओं में घूमती रहती है। मारियो वर्गास योसा एक नाम नहीं, एक लड़ाई थी, एक सपना था, एक बगावत थी। उसने प्रेम लिखा, विद्रोह लिखा, आज़ादी का आर्तनाद लिखा। कभी किसी टूटे हुए दिल की तरह, कभी किसी घायल देश की तरह उसकी कहानियां बहती रहीं। पेरू की धूप में पले उस लड़के ने कलम को हथियार बनाया था, तानाशाहियों के सीने पर सच का तीर फेंकने के लिए, लैटिन अमेरिका के टूटे सपनों को फिर से जोड़ने के लिए। अब वो नहीं है पर उसकी कहानियां अब भी हैं, जैसे बारिश के बाद मिट्टी से उठती गंध, जैसे किसी वीरान गली में किसी भूले गीत की अंतिम धुन। मारियो वर्गास योसा दक्षिण अमेरिका के देश पेरू के महान लेखक थे जो 1990 में पेरू के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े थे, बुरी तरह हारे थे और फिर 2010 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 13 अप्रैल 2025 को उनके परिवार ने सोशल मीडिया पर बताया कि 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। योसा ने लैटिन अमेरिका के लोगों के संघर्ष और स्वतंत्रता की लड़ाई को लेकर खूब उपन्यास लिखे, लेकिन इसके साथ ही वो एक पॉलिटिकल कमेंटेटर भी थे जो अपने देश और आसपास के देशों यानी लैटिन अमेरिकी देशों की राजनीति पर भी लगातार लिखते थे। उन्हें लगता था कि उनके लिखने से देश बदल सकता है, शायद बदलता भी हो। दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका की तरह होमोजेनस नहीं रहा है, ना ही उतना धनी और ताकतवर रहा है। बस ये शब्द अमेरिका कंफ्यूजन पैदा करता है, वरना अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया, ब्राजील इत्यादि सारे देश नॉर्थ अमेरिका के सबसे पावरफुल देश अमेरिका से बिल्कुल अलग है। ये देश बहुत हद तक भारतीय उपमहाद्वीप के देशों की तरह है। ब्राजील की तो अक्सर भारत से तुलना भी होती रही है। लैटिन अमेरिका देशों में कई बार तख्तापलट हुआ और सैन्य ताकतों ने डेमोक्रेसी को अपने चंगुल में रखा। इस तानाशाही के खिलाफ वहां के कई देशों में लेखकों ने लिखना शुरू किया और बहुत बड़े लेखक बने, जैसे पेरू से योसा, कोलंबिया से गैब्रियल गार्सिया मार्केज और अर्जेंटीना से होलियो कोर्टासार। ये सारे लेखक लैटिन अमेरिका का लिटरेचर पावर हाउस थे। पेरू में 1968 से लेकर 1980 तक मिलिट्री रूल रहा था। इसका योसा पर बहुत प्रभाव पड़ा था। योसा ने शुरुआत एक पत्रकार के तौर पर की थी। वो एक अखबार ला क्रोनिका के लिए कॉरेस्पॉन्डेंट थे। ये क्राइम, वेश्यावृत्ति और काले धंधों की कहानियां छापता था, लेकिन बाद में उनका रुझान फिक्शन राइटिंग में हो गया। उन्होंने अपना पहला उपन्यास लिखा था द टाइम ऑफ द हीरो। ये उपन्यास पेरू की मिलिट्री को क्रिटिसाइज करता था। सैन्य अधिकारी इस उपन्यास से खासा नाराज हुए थे। उनका कहना था कि विदेशी ताकतों ने योसा को पैसे दिए हैं ये उपन्यास लिखने के लिए। क्राइम पत्रकारिता के उनके दिन बेकार नहीं गए। उन्होंने बाद में एक उपन्यास लिखा, कॉन्वर्सेशन इन द कैथीड्रल। ये उपन्यास उस दुनिया को दर्शाता है जिसे योसा पीछे छोड़कर आए थे। योसा को हम इसलिए भी जानते हैं कि उन्होंने कोलंबिया के महान लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केज के चेहरे पर मुक्का जड़ दिया था एक लड़की को लेकर। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वे दोनों महान लेखक थे, लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर था। मार्केज को जादुई यथार्थ लिखने के लिए याद किया जाता है, यानी सच और गल्प का एक ऐसा मिश्रण जो कल्पना के पार जाकर एक नई कल्पना गढ़ देता है, जिसमें पता नहीं चलता कि क्या सच है और क्या झूठ, फिर भी सब सच लगता है। जबकि योसा साफ साफ हार्ड हिटिंग ट्रूथ लिखते थे, ऐसा सच जो सीधा नश्तर की तरह चुभ होते। उन्होंने अपने उपन्यासों में अपने ही जीवन के यथार्थ को लिखना शुरू किया और धीरे धीरे देश के बारे में पॉलिटिकल लिखते चले गए। जब पॉलिटिक्स में बुरी तरह उलझे तो उन्हें लगा कि लिखने से काम नहीं चलेगा, अब मुझे चुनाव भी लड़ना चाहिए। 1990 में उन्होंने पेरू के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। ये चुनाव उन्होंने सोशलिज्म के खिलाफ लड़ा था क्योंकि वो फ्री मार्केट में यकीन रखते थे। उनके प्रतिद्वंदी ने उन्हें बुरी तरह हराया और बाद में योसा की ही पॉलिसी अपनाई। ये अद्भुत था कि आज़ादी के समर्थक योसा ने अपनी राइट विंग पार्टी बनाई थी और दक्षिणपंथी विचार रखने लगे थे। योसा पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत आज़ादी के समर्थक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस आज़ादी के लिए लड़ने में बिता दिया। उनका जन्म 28 मार्च 1936 को पेरू के आरेकपा नाम के शहर में हुआ था। दादा दादी, माता पिता समेत भरा पूरा परिवार था, मिडिल क्लास परिवार। लेकिन पिता ने माँ को तलाक दे दिया और फिर योसा को घर से दूर एक मिलिट्री स्कूल में भेज दिया गया। इन सब चीज़ों का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि योसा ने 19 साल की उम्र में अपने चाचा की तलाकशुदा 29 साल की साली से प्रेम प्रसंग बढ़ा लिया और उनके साथ ही भाग गए। इस शादी ने पूरे परिवार को बुरी तरह हिला डाला। ये दोनों लोग पेरिस में रहने लगे। वहां पर योसा ने घोस्ट राइटिंग की और पैसे कमाए। योसा इतने पर भी नहीं माने, बल्कि उन्होंने इसी घटना को आधार बनाकर एक उपन्यास लिख डाला, आंट जूलिया एंड द स्क्रिप्ट राइटर। उनके उपन्यास में यौन चित्रण बहुत हुआ है। कहा जा सकता है कि उनके उपन्यास में पॉलिटिक्स के अलावा इरोटिका भी भरपूर मात्रा में है। हालांकि बाद में योसा का डिवोर्स भी हो गया और उन्होंने रिश्तेदारी की ही एक लड़की से शादी कर ली। 50 साल उनके साथ बिताने के बाद साल 2015 में योसा ने फिर तलाक लिया और एक मशहूर सिंगर हुलियो इग्लेसियास की बीवी से शादी कर ली। अपने पहले उपन्यास द टाइम ऑफ द हीरो में योसा ने अपने मिलिट्री स्कूल के अनुभवों को आधार बनाकर लिखा था। इस उपन्यास को जनता ने पसंद किया और मिलिट्री ने नापसंद।
पर जब जनता ने पसंद किया तो फिर रास्ता नहीं रुकता। बाद में योसा ने लिखा था द ग्रीन हाउस, एक ब्रॉथल यानी वैश्यालय के ऊपर कहानी। इस उपन्यास ने उनको ग्रेट की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने लिखा कॉन्वर्सेशन इन द कैथीड्रल, इसमें उन्होंने तत्कालीन राजनीति और मर्डर पर लिखा। इस उपन्यास ने पेरू की तानाशाही को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। उनको कई अवार्ड्स भी मिले। योसा ने फिर मार्केस पर ही एक किताब लिख डाली और उसके कुछ समय बाद एक फंक्शन में मार्केस के मुंह पर घूंसा मार दिया। फिर दोनों की दोस्ती खत्म हो गई। योसा ने अपने जीवन काल में लगभग 50 उपन्यास लिखे और सैकड़ों आर्टिकल्स। उन्होंने लैटिन अमेरिका की हिस्ट्री पर भी किताबें लिखी। इसके लिए उनको अलग अलग अवार्ड्स भी मिले। 2010 में उन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज देते हुए उनके लेखन के बारे में कहा गया था कार्टोग्राफी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर एंड हिज ट्रेंचेंट इमेजेस ऑफ द इंडिविजुअल्स रेजिस्टेंस, रिवोल्ट एंड डिफीट, जो उनके काम को दर्शाता है। इसका मतलब है कि योसा अपने उपन्यासों में सत्ता के ढांचे यानी पावर स्ट्रक्चर और आम इंसान के संघर्ष, विद्रोह और हार को बहुत गहराई और तीखेपन से दिखाते हैं। ये बताते हैं कि लोग अत्याचार और अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ते हैं और कई बार कैसे हार भी जाते हैं। अपनी बात उनके कथन से खत्म करते हैं, लिटरेचर इज डेंजरस, इट अवेकन्स अ रिबेलियस एटीट्यूड इन अस। मतलब ये कि साहित्य खतरनाक होता है, ये हमारे अंदर बगावती सोच जगा देता है। ये स्क्रिप्ट आपके लिए लिखी थी हमारे साथी आरपी ने। मारियो वर्गास की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरा के पीछे है सर्वेश, मेरा नाम है आस्था। बने रहिए खबरगांव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।